आपका फसल क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर डब्बा जी। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किसानों से संबंधित कई समस्याएं हैं, उनको खेती में कई अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आप किसानों को क्या राय देना चाहते हैं जिससे वो अपनी फसल है जो उसको सही कर सकें, उसकी खेती में जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके? फिजा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अक्सर हमारे जो किसान भाई हैं वो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत के अनुसार उनको फल नहीं मिल पाता। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि किसान अपनी सारी ताकत फसल को पैदा करने में लगा देता है जी। वो कभी उसके विपणन पे ध्यान नहीं देता है, न ही वो कभी ये सोचता है कि इसके अंदर को मूल्य संवर्धन किया जा सके या इसको कैसे पैक करें और इसको कहाँ से और कैसे मार्केट करें। तो ये किसान के जो साथ को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि फसल अच्छी पैदा होनी चाहिए, लेकिन उसको मार्केट कैसे करना है, उसमें वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है, उसको किस बाजार में कैसे भेजना है, ये किसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तक किसान ये नहीं सोचेगा वो अपनी फसल का अच्छा पैसा नहीं ले पाएगा। दूसरी किसानों का समस्या क्या है कि उनको समय पे अच्छी गुणवत्ता के इनपुट नहीं मिल पाते हैं। अच्छा बीज नहीं मिल पाता है, अच्छी दवाई नहीं मिल पाती है और समय पे अच्छी खाद नहीं मिल पाती है। और कुछ किसान भाई तो जो उनके अपने घर पे खाद हो रही है उसको भी ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है और उत्पादन लागत बढ़ने से उनको लाभ नहीं मिल पाता है बल्कि घाटा हो जाता है। तो किसान को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि वो किस समय अपने बीज का प्रबंध करे और किस प्रकार से हमारे किसान ही बीज उत्पादक बने, न केवल अपने बीज की मांग को पूरा करें बल्कि अपने पूरे क्षेत्र में वो बीज उत्पादित करके दूसरे किसानों की भी आवश्यकताओं को पूरा करें, तो उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तीसरी बात आती है कि किसानों के पास में पशु होते हैं और पशुओं से जो हमें गोबर पैदा होता है उसका 80% हिस्सा हमारे किसान भाई या हमारी किसान बहनें वो उनके उपले बना के जला देते हैं, क्योंकि उनको उपलों की आवश्यकता होती है खाना बनाने के लिए। लेकिन इसी गोबर को अगर हम गोबर गैस प्लांट में डाल दें तो खाना बनाने के लिए या दूसरे काम करने के लिए उनको गैस मिल जाएगी, जो घर में गैस होती है उससे कहीं बेहतर गैस होगी और साथ साथ में अच्छी गुणवत्ता का खाद मिलेगा। और जब ये खाद उनके खेत में जाएगा तो उनकी उत्पादन लागत को कम करेगा, उत्पाद की मात्रा को बढ़ाएगा, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाएगा और किसान को ज़्यादा आमदनी मिलने के ज़्यादा चांस हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, उन किसानों को पानी की भी कम आवश्यकता होगी और साथ में खाद की भी कम आवश्यकता होगी। तो एक किस्म से हमारा किसान आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेगा। और ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि किसान को आज हमें आत्मनिर्भर बनाना है और उसको ऐसे तरीके सिखाने हैं कि कम लागत से ज़्यादा पैदावार कैसे ले, जो पैदावार ली है उससे अच्छा पैसा कैसे कमाए, यह आज किसानों को सिखाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और तभी किसान की आमदनी बढ़ेगी और किसान की जो आर्थिक है वो विकास होगा। जी सर, अक्सर हम देखते हैं कि सरकार भी किसानों के लिए कई योजनाएं लेकर आती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता या यूं कहे कि सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए किसानों को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? मतलब सरकार की तरफ से जाहिर है कि उन्हें भी इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि किसानों तक समस्याओं का उनकी समाधान हो और वो योजनाओं का लाभ भी उठा सके। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं? फिजा जी, आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया है। आजकल हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनके सबके घर में स्मार्टफोन है। उनके बच्चे, अगर वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं। और आज स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है जो हमें पूरे दुनिया की जानकारी अपने घर में दे सकती है। तो जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो सारी की सारी आपके स्मार्टफोन के अंदर हैं। अगर आप अपने बच्चों के माध्यम से या दूसरे जो पढ़े लिखे किसानों के माध्यम से अगर जानना चाहेंगे तो आपको ये पता होगा कि आपकी राज्य सरकार बागवानी विभाग में क्या सुविधा दे रही है, कृषि में क्या सुविधा दे रही है, विस्तार के लिए कौन सी सुविधा दे रही है, कौन कौन से बीज उपलब्ध हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का कैसे लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि आज के दिन अधिकांश राज्य सरकारों के अंदर ये काम ऑनलाइन हो रहे हैं। आपको अगर किसी चीज़ की अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ऑनलाइन अप्लाई करने से क्या फ़ायदा हो जाता है कि आपके साथ में कोई बदतमीजी नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसे आपने अप्लाई किया तो आपका रिकॉर्ड हो गया कि आपने कब आपने अप्लाई किया है, क्या क्या आपने सूचना दी है। तो आपकी एप्लीकेशन भी गायब नहीं होगी और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होके जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आपको सूचना मिल जाएगी कि आपका नंबर आ गया है, तो आप उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपके अप्लाई करने में कोई कमी है तो उसका भी पता लग जाता है कि आपको ये सूचना और देनी है, इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सूचना प्रौद्योगिकी के टाइम में
हमारे किसान भाइयों को भी इस तकनीक का लाभ उठाना चाहिए। अगर वो खुद नहीं उठा पा रहे हैं तो अपने बच्चों का सहारा ले सकते हैं या अपने साथी दूसरे पढ़े लिखे किसानों का भी सहारा ले सकते हैं। और सबसे अच्छी जो योजना आज के दिन चल रही है वो चल रही है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की, कि हमारे किसान भाई अगर अपनी कंपनी बना के काम करते हैं तो वो बिजनेस कर पाएंगे खेती को और बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएंगे और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और सरकार इसके लिए काफ़ी अच्छी सहायता दे रही है, आर्थिक सहायता भी दे रही है, ट्रेनिंग भी दे रही है और हर किस्म से मदद करने को तैयार है। लेकिन मदद लेने के लिए हमें आगे आना होगा किसान भाइयों को, तो किसान भाइयों को इसमें आगे आना चाहिए। जी सर, हम देखते हैं कि किसानों के पास लैंड तो है लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उस पूरे लैंड का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आजकल एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा एकीकृत फार्मिंग चल रही है, उसमें भी किसान एक जगह पर कई सारी फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कह रहे हैं। तो उसके लिए किसानों को किस तरीके से, क्योंकि उन्हें पता तो है लेकिन प्रशिक्षण की ज़रूरत है अभी किसानों को, तो वो किस तरीके से दिया जाता है? फिजा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। हमारी जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, काफ़ी मात्रा में जोर दे रही हैं कि हम फसल विविधीकरण करें और फसल के साथ साथ में दूसरी चीज़ों को भी जोड़ें। जैसे मधुमक्खी पालन है, मशरूम उत्पादन है, इसके साथ साथ में बी कीपिंग के साथ साथ में आपका पोल्ट्री फार्मिंग है, डक फार्मिंग है, आपका इसके साथ में जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे आपका प्रोसेसिंग का है, वैल्यू एडिशन का है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं। लेकिन कौन सा काम करना आपको, ये डिपेंड करता है कि आपके क्षेत्र में आपके पास कौन कौन से संसाधन हैं, मार्केट किसके लिए है। तकनीकी सरकार की तरफ से आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए। और तैयार होने के साथ साथ में ये जितने भी काम हैं ये प्रोफेशनल काम है। प्रोफेशनल काम मीन जैसे आपने मधुमक्खी पालन कर लिया, तो अगर आपके एरिया में फूल नहीं है, पौधे नहीं है किसी कारणवश, और सूखा है या कुछ किसी कारण से आपकी जो मक्खियां हैं उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो आपको मक्खियों को ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ पे खाना उपलब्ध है। यानी कि किसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है फ्लोरा के अनुसार, यानी कि जैसे जैसे फूल उपलब्ध है उसके अनुसार, तभी हमारे किसान भाई मधुमक्खी पालन में आगे बढ़ सकते हैं। अतः हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और ट्रेनिंग सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खुले हुए हैं, साथ साथ में राज्य सरकारों में भी आत्मा एक योजना चल रही है जिसके माध्यम से सरकार किसानों को सशक्त करना चाहती है, ट्रेनिंग देके भी और आगे भी, जिससे कि किसान जो है अपने फसलों विविधीकरण के साथ साथ में जो दूसरे धंधे हैं एकीकृत फार्मिंग की तरफ आगे बढ़े, यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग करे। लेकिन ये निर्भर करता है कि आपके यहाँ संसाधन कौन से हैं, मार्केट कौन सी है और आपके यहाँ किस किस्म की तकनीकी उपलब्ध है। उसी के आधार पर अगर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा है। तो इसका फायदा हम तभी उठा सकते हैं जब हमारे किसान भाई संगठित होकर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएं और बना के हम ये तय करें कि हमें किस किस उद्योग धंधे को एक साथ जोड़ना है और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। सर, फसल क्रांति के माध्यम से आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ, एक तो संगठित हो, शिक्षित हो, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और अपनी जितनी भी ताकत है उसको सकारात्मक यूज़ करें, नकारात्मक यूज़ ना करें। यानी कि हमें आगे बढ़ने के लिए उसको यूज़ करना है, झगड़े के लिए यूज़ नहीं करना है, एजिटेशन के लिए यूज़ नहीं करना है। केवल अपनी, अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके प्रति आवाज़ उठाएं, लेकिन आवाज़ इस प्रकार से उठाएं कि किसी भी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना हो और आपकी आवाज़ सुनी जाए। ये आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है और किसी भी हालत में किसी गलत लोगों के हाथ में ना पड़े, जिससे कि आपको कोई बदनामी ना मिले। तो किसान तभी आगे बढ़ सकता है जब वो एक प्रोफेशनल सोच रखेगा कि हमें आगे बढ़ना है, हमें ये करना है तो कैसे करना है, और एक आपस में साथ मिल के चलें। और साथ मिल के चलने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं और आपस में जो भी भेदभाव हैं, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे क्षेत्र से संबंधित हो, इन सब को भूल के हमें ये मानना है कि हम किसान हैं और किसान किसान होता है, उसकी कोई जाति धर्म और क्षेत्र नहीं होता है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और यही मैं संदेश अपने किसान भाइयों को देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृषि संबंधित और भी जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।